everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss enzymes part 3. ठीक है, तो अभी तक हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक समझा था कि एंजाइम्स होते क्या हैं। सेकंड जिसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स को स्टडी किया था। ठीक है, आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक स्टडी करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि एक्टिव साइट क्या होती है एक एंजाइम की, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट में क्या डिफरेंस होता है, क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं दोनों के। ठीक है, और हम कुछ एंजाइम्स के एग्जाम्पल लेके उनकी एक्टिव साइट को भी डिस्कस करेंगे। कैटालिटिक साइट एंड एलोस्टेरिक साइट में क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे। क्या कैटालिटिक मैकेनिज्म होता है एंजाइम की एक्शन का जिसकी वजह से वो हमारे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, तो वो डिफरेंट मैकेनिज्म है जो हम स्टडी करेंगे। को फैक्टर्स को एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। एंड एंजाइम अपना जो रोल है, एक्शन है, वो कैसे स्पेसिफिकली परफॉर्म कर पाता है, कि वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से कैसे बाइंड होता है वो समझेंगे। एंड डिफरेंट मॉडल समझेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन के। ठीक है, इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस एंड जो हमारा लोक एंड की हाइपोथेसिस है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और उसके बाद हम माइकल्स मेंटन इक्वेशन को अच्छे से स्टडी करेंगे अपकमिंग वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एज वेल। सो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एंजाइम के एक्शन को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट के बारे में समझना होगा। एंजाइम की एक्टिव साइट क्या होती है, एक 3D 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आके हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होता है और क्या करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी यानी कि रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो क्या होता है, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जो एक स्पेसिफिक एंजाइम से बाइंड होता है। मतलब कि एक सबस्ट्रेट जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा उसी के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिव साइट से आके बाइंड हो जाए। ये स्पेसिफिकली बाइंड होते हैं। तो सबस्ट्रेट कहाँ पे बाइंड होता है, एक्टिव साइट पे। और जैसे सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड होगा, एंजाइम प्लस हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होगा तो क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, रिएक्शन होगी और जो सबस्ट्रेट है वो उसका बन जाएगा प्रोडक्ट और एंजाइम हमारा रिएक्शन से बाहर आ जाएगा दूसरी साइकिल में। तो एक्टिव साइट क्या है, एक स्पेसिफिक 3D रीजन है एंजाइम का जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। और एक साइट होती है कैटालिटिक साइट जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो समझते हैं सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट क्या है के बारे में और कैटालिटिक साइट के बारे में। सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट वो रीजन होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। अब जो सबस्ट्रेट का इंटरेक्शन है किसके साथ, एंजाइम के साथ, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्प्लीमेंटरिटी, है ना, कि वो इस स्पेसिफिक एंजाइम से बाइंड करने के लायक है भी या नहीं। तो किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा कि सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करे, सबस्ट्रेट की शेप पे, एक्टिव साइट की शेप पे, चार्ज पे, पोलैरिटी पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सबस्ट्रेट हमारा जो एक्टिव साइट है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, या हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की शेप क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज का है, नेगेटिव चार्ज का है, पोलर है, नॉन पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है एक्टिव साइट पे, हाइड्रोफोबिक नेचर का है या नहीं है। ये सब फैक्टर डिसाइड करते हैं कि कोई सबस्ट्रेट आके हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करेगा या नहीं करेगा। तो जब भी कोई सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो डिफरेंट टाइप्स के क्या बॉन्ड फॉर्म करता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है या आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, किसके साथ, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कर सकता है, वेंडरवॉल इंटरेक्शन हो सकते हैं, और कभी कभी क्या हो सकते हैं, कोवलेंट इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द सबस्ट्रेट कंटेन इन नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप, अगर उसमें नेगेटिवली चार्ज है हमारा सबस्ट्रेट तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड रेजिड्यू के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि हमारी जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, एक अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। एक अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, रेजिड्यू। हमारा जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन का बना होता है।
ठीक है, वो प्रोटीन का बना होता है। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। अब वो अमाइनो एसिड अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं, जैसे लाइसिन, आर्जिनिन, ये हमारे बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज सबस्ट्रेट को क्लोजली बाइंड कर देंगे और स्टेबलाइज कर देंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। अब कैटालिटिक साइट के बारे में बात करते हैं क्योंकि हमारे एंजाइम के अंदर हमने देखा कि दो साइट होती हैं। एक क्या होती है, एक्टिव साइट जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है, दूसरी होती है कैटालिटिक साइट जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती है जिसकी वजह से सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो कैटालिटिक साइट में भी अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं। रेजिड्यू का मतलब है एक सिंगल अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड रेजिड्यू हैं ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में जिसकी वजह से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये रेजिड्यू क्या करेंगे, जो अमाइनो एसिड कैटालिटिक साइट के अंदर प्रेजेंट होंगे वो क्या कर सकते हैं, वो या तो डोनेट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे किसको, प्रोटोन को। प्रोटोन क्या होता है, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। या फिर जो इंटरमीडिएट यहाँ पे बन रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसको अगर वो चार्ज मॉलिक्यूल है तो उसको स्टेबलाइज करने का काम करेंगे और टेम्पररी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे ये किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, ताकि उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। सबस्ट्रेट को करेक्टली एक्टिव साइट में पोजीशन करेंगे ताकि वो ईजिली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा जा सके। और जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसको भी स्टेबलाइज कौन करता है, कैटालिटिक साइट करती है, ठीक है। तो बाइंडिंग साइट क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, होल्ड करेगी सबस्ट्रेट को, और कैटालिटिक साइट क्या करेगी, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। अब कुछ अमाइनो एसिड साइड चेन होती हैं, कहाँ पे, कैटालिटिक साइट पे भी और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे भी, जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती हैं ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग, क्या फॉर्म करने में और क्या ब्रेक करने में, केमिकल बॉन्ड, किसके साथ, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ। मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो डायरेक्टली ये क्या करती है, केमिकल बॉन्ड बनाती भी हैं और तोड़ती भी हैं। कुछ कॉमन कैटालिटिक रेजिड्यू जो कैटालिटिक साइट पे प्रेजेंट होंगे, मतलब कि कुछ कॉमनली पाए जाने वाले कैटालिटिक अमाइनो एसिड जो हमारे कैटालिटिक साइट पर प्रेजेंट होंगे वो कौन से होते हैं, सीरीन, हिस्टिडीन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, लाइसिन, सिस्टीन एंड टायरोसिन। ये अमाइनो एसिड हैं जो हमारे कैटालिटिक साइट पर प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से, सीरीन, हिस्टिडीन, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, लाइसिन, सिस्टीन एंड टायरोसिन। अब देखो इस पिक्चर में भी क्या शो कर रखा है कि कैसे एंजाइम फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब उसकी एक्टिव साइट के बारे में बताया गया है। ये हमारा क्या है, एंजाइम है। इसमें हमें ये जो येलो कलर में दिख रही है क्या है, एक्टिव साइट। ये 3D स्ट्रक्चर है जो एंजाइम के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक सबस्ट्रेट आता है जो एंजाइम स्पेसिफिक वे में क्या करता है, हमारा इंटरेक्ट करता है एक्टिव साइट पे। अब एंजाइम के अंदर दो साइट होती है, एक होती है बाइंडिंग साइट, एक क्या होती है, कैटालिटिक साइट। ये चीज़ हमने पढ़ी। अब जो बाइंडिंग साइट होती है इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन है इस सबस्ट्रेट को क्या करना, रिकॉग्नाइज करना और उसको करेक्ट ओरिएंटेशन में हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट में हेल्ड करना। अब देखो ये जो बाइंडिंग साइट है इसके अंदर एस्पेराजीन, आर्जिनिन, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन, ये सब क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं जिसको अमाइनो एसिड रेजिड्यू बोलते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बाइंडिंग साइट में। ये क्या करेंगे, इस सबस्ट्रेट के साथ, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करेंगे, आइदर थ्रू हमारी किसके, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस के थ्रू, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिंग बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन, ठीक है। ये सब कहाँ पे होगा, बाइंडिंग साइट पे, जिसमें क्या है, हमारे ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये क्या करते हैं, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन शो करते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयनिंग बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। सेकेंड है कैटालिटिक साइट जो एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होती है, जहाँ पे एक्चुअल कन्फर्मेशनल चेंज आता है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और एक्टिव साइट में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आता है, ठीक है। अब जो कैटालिटिक साइट है उसमें भी कुछ अमाइनो एसिड हैं जैसे हिस्टिडीन, सीरीन, ये क्या करते हैं, ये हमारे डोनेट कर सकते हैं प्रोटॉन्स को या एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज भी करते हैं, बॉन्ड भी तोड़ते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट का, ताकि हमारा प्रोडक्ट
जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और एंजाइम अनचेंज्ड होके रिएक्शन से बाहर रिलीज हो जाए। ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग में भी हेल्प करते हैं, और हमारा ये कन्फर्मेशनल चेंज भी लेके आते हैं, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज भी करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम सिंपली क्या करता है, सबस्ट्रेट को होल्ड नहीं करता, उसको हमारी बाइंडिंग साइट पे करेक्टली होल्ड करता है राइट ओरिएंटेशन में, और क्या करता है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होता है, फिर हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर एंजाइम अलग से निकल जाता है हमारा, और सबस्ट्रेट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। बट एंजाइम जो है वो खुद इस केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, वो अनचेंज्ड हो रहता है किसमें, रिएक्शन में, और रिलीज हो जाता है आफ्टर द रिएक्शन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन एक एंजाइम है हमारा, जिसको जो क्या है, सीरीन प्रोटीएज एंजाइम है। इसकी एक्टिव साइट को समझते हैं, इसके फंक्शन को समझते हैं। ये सीरीन प्रोटीएज है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा प्रोटीएज एंजाइम होने की वजह से क्या करता है, पेप्टाइड्स पे एक्ट करता है, और पेप्टाइड बॉन्ड जो दो अमाइनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होता है, उस पेप्टाइड बॉन्ड को ये तोड़ने का काम करता है, उसको ये अटैक करता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्रोटीएज है। अब ये क्या है, सीरीन प्रोटीएज है, मतलब कि इसके अंदर सीरीन अमाइनो एसिड एज अ रेजिड्यू प्रेजेंट होता है। तो ये जो सीरीन है ये क्या करेगा, कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। कैटालिटिक रिएक्शन जब होगी काइमोट्रिप्सिन की, तो वो कौन परफॉर्म करेगा, सीरीन रेजिड्यू। ठीक है, अब देखो, काइमोट्रिप्सिन का मेन फंक्शन क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना, किसमें, प्रोटीन में। ये ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है, ऐसे प्रोटीन के अंदर, जिन प्रोटीन के अंदर लार्ज हाइड्रोफोबिक साइड चेन वाले अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर लार्ज हाइड्रोफोबिक एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन। ठीक है, तो क्या करता है, जो काइमोट्रिप्सिन है वो ऐसी प्रोटीन को आइडेंटिफाई करेगा जिनके अंदर बल्कि हाइड्रोफोबिक एरोमेटिक अमाइनो एसिड होंगे, जैसे ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन, और उनके अंदर क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक है, मतलब कि ये हमारा सी टर्मिनल जो साइड प्रेजेंट होती है किनकी, एरोमेटिक कंपाउंड्स की, उनको टारगेट करता है। ठीक है, अब इस एंजाइम के अंदर एक कैटालिटिक ट्रायड होता है। ट्रायड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 अमाइनो एसिड मिल के क्या करते हैं, कैटालिटिक साइट बनाते हैं। ठीक है, जिसमें सीरीन 195, हिस्टीडीन 57 एंड एस्पार्टेट 102 प्रेजेंट होता है। अब वन बाय वन समझते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सीरीन 195 की। ये एक अटैकिंग रेजिड्यू है, ये क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अटैकिंग रेजिड्यू। रेजिड्यू यानी कि एक सिंगल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक फंक्शन, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा। ठीक है, ये मेजर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीसीज होती है जो क्या डोनेट कर सकती है, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। कहाँ पे डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने का काम करता है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो सीरीन 195 होता है, ये अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब कि OH ग्रुप का यूज़ करता है अपने सबस्ट्रेट मोलिक्यूल यानी कि प्रोटीन मोलिक्यूल के पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर यानी कि प्रोटीन को तोड़ने के लिए। यानी कि इसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये पेप्टाइड बॉन्ड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करके पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देता है। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टीडीन 57। ठीक है, ये जर्नल एसिड बेस कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है। एसिड बेस्ड कैटालिस्ट की तरह ये एक्ट करता है, मतलब कि ये या तो प्रोटॉन को
एक्सेप्ट करेगा, या तो ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा या फिर प्रोटोन को ये डोनेट करेगा। ये प्रोटोन क्या होता है, H पॉजिटिव आयन, तो या तो ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा या फिर ये प्रोटोन को डोनेट करेगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या करता है, सीरीन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है और पेप्टाइड बॉन्ड के क्लीवेज में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हिस्टिडीन 57 है, ये प्रोटॉन शटल की तरह एक्ट करता है कैटालिटिक रिएक्शन के टाइम पे। थर्ड है एस्पार्टेट 102, ये इम्पोर्टेंट इंटरेक्शन करवाता है हिस्टिडीन 57 का एंड उसकी पोजीशन को कैटालिटिक साइट में सेट करता है और स्टेबलाइज करता है उसको एक करेक्ट ओरिएंटेशन में, ताकि जो एस्पार्टेट है वो डायरेक्टली अटैक ना करे सबस्ट्रेट पे। इंस्टेड जो हिस्टिडीन होता है वो कैटालिटिक रोल परफॉर्म करे बाय एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग प्रोटोन। पहले हिस्टिडीन का रोल आएगा, फिर एस्पार्टेट का रोल आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी कैटालिटिक साइट जो होती है काइमोट्रिप्सिन की, उसको 3 अमाइनो एसिड फॉर्म करते हैं, सीरीन 195, हिस्टिडीन 57 एंड एस्पार्टेट 102। ये 3 रेजिडू एक टीम की तरह एक्ट करते हैं। एस्पार्टेट हेल्प करता है ओरिएंट करने में, स्टेबलाइज करने में हिस्टिडीन को, और हिस्टिडीन एक्टिवेट करवाता है किसको, सीरीन को। और सीरीन जब एक्टिवेट हो जाता है तो वो किस पे अटैक करता है, सबस्ट्रेट पे। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, पहले एस्पार्टेट का फंक्शन होता है, फिर हिस्टिडीन का होता है, फिर सीरीन का होता है। तो AHS इस वे में ये क्या करते हैं, एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, हिस्टिडीन क्या करेगा, रिमूव करेगा प्रोटोन को फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ सीरीन 195, जिसकी वजह से सीरीन की जो ऑक्सीजन होती है वो क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगी, और वो हमारे प्रोटीन के ऊपर अटैक करेगी, जिसकी वजह से प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, अब मैकेनिज्म हमने समझ लिया। हिस्टिडीन एक जर्नल बेस है जो पोलराइज करता है, एक्टिवेट करता है सीरीन 195 को, जिसकी वजह से इसकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन हट जाती है, ऑक्सीजन रह जाती है। ऑक्सीजन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करती है और पेप्टाइड बॉन्ड पे अटैक करके पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ देती है, जिसको स्टेबलाइज किया जाता है एस्पार्टेट 102 के थ्रू। तो ये हमने समझा कि किसी एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट और कैटालिटिक साइट दोनों कैसे काम करेंगी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ काइमोट्रिप्सिन। अब समझते हैं कि एक्टिव साइट में और एलोस्टेरिक साइट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एक्टिव साइट और एलोस्टेरिक साइट दोनों इक्वल नहीं होती। एलोस्टेरिक साइट वो साइट होती है एंजाइम के अंदर जहाँ पे रेगुलेटरी मॉलिक्यूल आके बाइंड करते हैं। ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब कि ये हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे ही एलोस्टेरिक साइट पे कोई भी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है तो जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है उसमें क्या आ जाता है, कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है, उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप चेंज हो सकती है, उसके रेजिड्यू चेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड ना भी कर सकता है और कर भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव रेगुलेशन भी कर सकता है और नेगेटिव रेगुलेशन भी कर सकता है। कौन, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल जो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट से आके बाइंड करेगा। अब समझते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव साइट एंड एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। यहाँ पे एक्चुअल कैटालिटिक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से सबस्ट्रेट से क्या बनता है, प्रोडक्ट। ये हमारी डायरेक्ट सबस्ट्रेट की कन्वर्जन में इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट को डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सबस्ट्रेट का रिकॉग्निशन करती है और कैटालिसिस करती है। जो एलोस्टेरिक साइट होती है ये रेगुलेटरी मॉलिक्यूल होता है जो एलोस्टेरिक साइट पे आके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो रेगुलेट हो जाती है। ये क्या करता है, ये यूजुअली अफेक्ट करता है क्या, हमारी एंजाइम की एक्टिविटी को इनडायरेक्टली। कैसे, एक्टिव साइट में कन्फर्मेशनल चेंज लेके आके। अगर एक्टिव साइट में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज हो गया, 3 डायमेंशनल चेंज हो गया, तो सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट से बाइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइम का फंक्शन क्या हो जाएगा, इनहिबिट। और कभी कभी क्या होता है, एक्टिव साइट की कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है, तो हमारा जो
एंजाइम है वो फंक्शनल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एलोस्टेरिक रेगुलेशन के लिए एलोस्टेरिक साइट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बाइंड होकर एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारी एक्टिव साइट है जिसको मेन कैटालिटिक साइट बोला जाता है, जहाँ पे सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्रिटी की बेसिस पे बाइंड होता है, ठीक है। और ये मेन कैटालिटिक साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली सबस्ट्रेट बाइंड होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, आयनिक बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन होती है जिससे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कंपीटिटिव इनहिबिशन हो सकती है अगर कोई कंपीटिटिव मॉलिक्यूल जो एग्जैक्टली सबस्ट्रेट जैसा हो वो आके यहाँ पे एक्टिव साइट पे बाइंड करके सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को इनहिबिट कर सकता है। एलोस्टेरिक साइट क्या होती है अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है। ये एक रेगुलेटरी रीजन होता है जहाँ पे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर या इनहिबिटर आके बाइंड करेगा, जिसको हम रेगुलेटरी मॉलिक्यूल बोलेंगे। अगर एलोस्टेरिक इनहिबिटर आ रहा है तो वो कुछ कन्फर्मेशनल चेंज कर देगा एक्टिव साइट में, जिसकी वजह से एक्टिव साइट देखो यहाँ पे हाल ही अलग थी और यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से अलग हो गई, डिस्टोर्ट होगी एक्टिव साइट, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्या एलोस्टेरिक साइट पे क्या होता है, रेगुलेटर मॉलिक्यूल बाइंड होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है बाय इनहिबिशन और एक्टिवेशन, ठीक है। पर यहाँ पे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता सबस्ट्रेट के साथ, यहाँ पे रेगुलेटरी मॉलिक्यूल ही आके बाइंड करता है। तो एक्टिव साइट मेन कैटालिटिक क्लेफ्ट पे प्रेजेंट होगी और एलोस्टेरिक साइट सेपरेट होगी। एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को बाइंड करती है और कैटालिटिक रिएक्शन परफॉर्म करती है। एलोस्टेरिक साइट रेगुलेटर को बाइंड करती है और रेगुलेटर को बाइंड करके एक्टिव साइट में कुछ कन्फर्मेशनल चेंज लेके आती है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। अब देखो हमें पता है कि एंजाइम क्या करता है, एक रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है, क्या करके, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके, ठीक है। बट वो ऐसा करता कैसे है वो समझेंगे, क्योंकि एंजाइम ऐसा करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स का यूज़ करता है, जैसे कैटालिसिस बाय अप्रोक्सीमेशन, जिसको हम कहते हैं प्रोक्सीमिटी या ओरिएंटेशन, कोवलेंट कैटालिसिस के थ्रू, एसिड बेस कैटालिसिस के थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैटालिसिस के थ्रू या ट्रांजिशन स्टेट बाइंडिंग के थ्रू। तो एंजाइम हमारा एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है इन 5 मैकेनिज़म्स के थ्रू, जिसकी वजह से एंजाइम क्या कर पाता है, एक्सेलरेट कर पाता है बायोकेमिकल रिएक्शन को। तो वन बाय वन इनको समझते हैं। सबसे पहले है कैटालिसिस बाय अप्रोक्सीमेशन और प्रोक्सीमिटी एंड ओरिएंटेशन। देखो पहले फर्स्ट मैकेनिज़्म जो है वो क्या है, अप्रोक्सीमेशन का हमारा मैकेनिज़्म। जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को एक दूसरे के पास में ले आता है, उनको करेक्ट ओरिएंटेशन में भी रखता है और उनको क्लोज प्रोक्सीमिटी में भी रखता है, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब कि उनका जो 3D स्ट्रक्चर होगा वो भी करेक्ट होगा और उनके बीच में जो प्रोक्सीमिटी होगी, क्लोजनेस होगी, वो भी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे देखो ये एक हमारे पास एंजाइम है और ये एंजाइम की क्या है, एक्टिव साइट। अब इस पे 2 सबस्ट्रेट बाइंड हो रहे हैं, सबस्ट्रेट ए और सबस्ट्रेट बी। तो वो दोनों को कैसे बाइंड कर रहा है, क्लोज प्रोक्सीमिटी में, ठीक है। एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को क्लोज प्रोक्सीमिटी में लेके आता है, करेक्ट ओरिएंटेशन में लेके आता है और बाइंड कर लेता है अपनी एक्टिव साइट से। इससे क्या होता है, जो लोकल कंसंट्रेशन है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और एंजाइम क्या कर पाता है, हमारे जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाता है। तो यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, पहले सबस्ट्रेट को क्लोज लेके आया जाएगा, उसको ओरिएंट किया जाएगा करेक्टली, फिर रिएक्शन ईजी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कोवलेंट कैटालिसिस। कोवलेंट कैटालिसिस में क्या होता है, एक अमाइनो एसिड रेजिड्यू होता है। अमाइनो एसिड रेजिड्यू होता है किसका, एंजाइम्स का, जो एक टेम्पररी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, टेम्पररी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है सबस्ट्रेट के साथ। ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है और येलो कलर में क्या है, सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पे टेम्पररी कोवलेंट बॉन्ड बनाया जाता है एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में और एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन जाता है।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक्टिव साइट जो है या कैटालिटिक साइट जो है एंजाइम की, वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रेजिड्यू है X, जिसमें सीरीन प्रेजेंट हो सकता है या सिस्टीन हो सकता है। सीरीन में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, और सिस्टीन में क्या होगा, सल्फर ग्रुप होगा। तो ये सल्फर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेंगे, सबस्ट्रेट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ये कोवेलेंट बॉन्ड टेम्पररी बॉन्ड होता है। जैसे हमने काइमोट्रिप्सिन का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो वो भी क्या करता है, कोवेलेंट कैटालिसिस करता है सबस्ट्रेट की, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाता है, प्रोडक्ट, ये जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये ब्रेक हो जाता है, जिसमें एंजाइम हमारा अनचेंज्ड फॉर्म में निकल जाता है और प्रोडक्ट सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड जो मैकेनिज्म है वो है एसिड बेस कैटालिसिस। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन में बॉन्ड को तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है और फॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब बॉन्ड टूटता है या फॉर्म होता है तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैटालिटिक साइट होगी एंजाइम की, उसमें कुछ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू होंगे जो क्या करेंगे, जो या तो प्रोटॉन को डोनेट करने का काम करेंगे या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा जर्नल एसिड हो सकता है HA या जर्नल बेस हो सकता है B। तो यहाँ पे जर्नल एसिड क्या करेगा, हमारे हाइड्रोजन को डोनेट करने का काम करेगा, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। और जो जर्नल बेस होगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम करेगा। तो जर्नल एसिड क्या करेगा, डोनेट करेगा प्रोटॉन को, और जर्नल बेस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और प्रोटॉन को राइट टाइम पे क्या कर देगा, सबस्ट्रेट पे ट्रांसफ़र कर देगा, जिसकी वजह से एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड रेजिड्यू प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट करते हैं अगर वो एसिडिक हैं, अगर वो बेसिक हैं तो वो एक्सेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं हमारे चार्ज इंटरमीडिएट को। इंटरमीडिएट क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को ये क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं, और फिर हमारे एंजाइम को अनचेंज्ड फॉर्म में रिएक्शन से बाहर कर देते हैं और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमारा काइमोट्रिप्सिन करता है। काइमोट्रिप्सिन में हिस्टीडीन जो 57 था वो भी एसिड बेस कैटालिस्ट था, तो वो भी किसका एग्जाम्पल था, एसिड बेस कैटालिसिस मैकेनिज्म का। फोर्थ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैटालिसिस। यहाँ पे क्या होता है, जो एक्टिव साइट होती है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन स्टेट है यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे एक मॉलिक्यूल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज गेन कर सकता है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज गेन कर सकता है, और ये जो चार्ज हैं इनकी वजह से रिएक्शन को परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या होगा, चार्जेस की वजह से रिपल्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, मान लो सबस्ट्रेट हमारा नेगेटिव था और जो हमारे यहाँ पे रेजिड्यू प्रेजेंट थे एक्टिव साइट पे, उन पे भी नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव रिपेल कर देगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आर्जिनिन है, आर्जिनिन हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो हमारा क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन हो जाएगा, अपोजिट चार्ज होगा तो हमारा आयनिक बॉन्ड बन जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में, जिसकी वजह से आयनिक इंटरमीडिएट बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये इंटरेक्शन क्या कर रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर रहे हैं एक ट्रांजिशन स्टेट में। ट्रांजिशन स्टेट क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से चार्ज शील्ड हो जाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो सेम चार्ज के बीच में होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से एंड ऑफ द रिएक्शन में, कैटालिटिक रिएक्शन के एंड में हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम अनचेंज्ड फॉर्म में बाहर आ जाएगा। फिफ्थ है यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन स्टेट बाइंडिंग। यहाँ पे एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट के साथ बाइंड करता है विद हायर एफिनिटी एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। मतलब एंजाइम जो होता है, जो सबस्ट्रेट है वो तो हाई एनर्जी अनस्टेबल स्टेट से ईजिली पास हो जाता है प्रोडक्ट बनने से पहले, ठीक है, इसलिए उसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। जो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन होती है उसमें हाई, अच्छा देखो क्या होता है, सबस्ट्रेट था, ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एफिनिटी कम होती है एंजाइम से एज़ कम्पेयर टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। एंजाइम बाइंड करेगा ट्रांजिशन स्टेट के साथ हाइयर एफिनिटी से एज़ कम्पेयर टू सबस्ट्रेट।
तो वो क्या करता है, ऐसा ऐसा क्यों करता है, क्योंकि लोअर कर देता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को, कौन, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से हायर एनर्जी स्टेट में भी हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या रहता है, स्टेबलाइज रहता है। बट जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, जिसकी वजह से एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स पहले बनने से पहले स्टेबलाइज नहीं हो पाता। बट जब वो बन जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से वो स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्राफ में देखो, जो अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, पिक हाई आ रही है, तो वो स्टेबलाइज नहीं है। बट जब हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी नीचे आ रही है, ग्राफ नीचे आ गया, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करके हमारा एंजाइम जब कैटालिटिक रिएक्शन करता है तो वो ट्रांजिशन स्टेट बाइंडिंग के अंदर आती है। ये मैकेनिज्म जरूरी नहीं है कि किसी एंजाइम में एक ही मैकेनिज्म होगा, एक सिंगल एंजाइम भी अलग अलग मैकेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम है हमारे पास, वो क्या करेगा, पहले दो सबस्ट्रेट को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लेके आएगा, फिर उनकी पोजीशन करेक्टली सेट करेगा कैटालिटिक साइड में, फिर एसिड बेस कैटालिसिस का यूज़ करेगा, फिर कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है दोनों के बीच में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी हो सकता है, और फिर क्या होगा, स्टेबलाइज करेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को, ताकि हमारा जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल मेथड ही एक एंजाइम फॉलो करेगा, ये सारे मेथड भी एक एंजाइम फॉलो कर सकता है अपनी कैटालिटिक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब देखो, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो अपना कैटालिटिक फंक्शन खुद से परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको एक प्रोटीन पार्ट जो होता है एपो एंजाइम, उसकी फॉर्म में वो इनएक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो उनको एक एडिशनल नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कोफैक्टर बोलते हैं, अपने आप को एक्टिव करने के लिए और कोई बायोकेमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो जब एंजाइम प्रोटीन फॉर्म में होता है और इनएक्टिव होता है तो उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, और जब वो किसी कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ बाइंड होके एक्टिव फॉर्म बनाता है तो उसको होलो एंजाइम बोलते हैं। होलो एंजाइम मतलब पूरा फुल एंजाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि कोफैक्टर्स की जगह पे एंजाइम के साथ को एंजाइम्स भी बाइंड कर सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बाइंड कर सकते हैं एपो एंजाइम को होलो एंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले हम समझते हैं कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं और नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है एंजाइम की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मेटल्स आयन होते हैं, कुछ मेटल आयन जो कि इनऑर्गेनिक हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आयरन हो गया Fe2 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव, ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ कोफैक्टर टू एक्टिवेट सम एंजाइम, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है या हीमोग्लोबिन है, इनको एक्टिवेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, आयरन की, एज अ कोफैक्टर। इसी तरह हेक्सोकाइनेज है या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, उनको एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह कार्बोनिक एनहाइड्रेज या अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए जिंक आयन की जरूरत पड़ती है। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज या सुपर ऑक्सीडेज डिसम्यूटेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए कॉपर आयन की या क्यूप्रिक आयन की जरूरत पड़ती है। आर्जिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए मैंगनीज आयन की जरूरत पड़ती है। पायरुवेट काइनेज को एक्टिवेट करने के लिए पोटेशियम आयन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो कोफैक्टर जो है वो क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकता है और ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकता है। नॉन प्रोटीन पार्ट है कोफैक्टर जो एंजाइम से बाइंड करके उसको एक्टिवेट कर देता है, होलो एंजाइम बना देता है। ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो मेटल आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और कुछ ऑर्गेनिक कोफैक्टर की फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होता है, जैसे NAD पॉजिटिव। ठीक है, NAD पॉजिटिव भी बहुत सारे एंजाइम्स के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। NAD पॉजिटिव भी क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम्स के साथ बाइंड करता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करनी हो। इसी तरह FAD पॉजिटिव भी हमारा एक ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो एंजाइम को एक्टिवेट करने के काम आता है।
ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जो कोफैक्टर हैं वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि मेटल आयन, एंड ऑर्गेनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि Na पॉजिटिव एंड Fa पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें क्या समझ में आ गया कि कोफैक्टर क्या है, हमारे इनऑर्गेनिक आयंस हैं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं या फिर नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जिनकी बाइंडिंग वेरी करेगी किसके साथ, एंजाइम के साथ, और ये क्या करते हैं, एंजाइम को होलो एंजाइम बना देते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन परफॉर्म कर पाता है और एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। सेकेंड कैटेगरी होती है को एंजाइम्स की। को एंजाइम्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कैरियर का काम करते हैं। जो क्या कैरियर का काम करते हैं, वो एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को, इलेक्ट्रॉन को या एटम को कैरी करने का काम करते हैं। ठीक है, ये कोएंजाइम्स क्या हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन या फिर किसी एक पर्टिकुलर एटम को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। क्या करते हैं, कैरी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एसाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। जैसे मेजर रोल की बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर की फॉर्म में बात करें तो NAD पॉजिटिव या NADH, NAD पॉजिटिव एंड NADH। ठीक है, ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कैरियर हैं, ये हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। जैसे NADP पॉजिटिव, NADH, FAD या FADH2। ठीक है, ये क्या है, या FMN। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन डोनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे को एंजाइम क्यू यूबिक्यूनिन। दूसरा रोल क्या है, केमिकल ग्रुप कैरियर, मतलब को एंजाइम या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कैरियर का काम करेंगे या केमिकल ग्रुप को कैरी करेंगे। जैसे को एंजाइम ए क्या करता है, एसाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। को एंजाइम ए क्या करता है, एसाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जैसे एसिटाइल को एंजाइम ए। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में एसिटाइल कोएंजाइम में काफ़ी यूज़ होता है, जहाँ पे ये एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, इसी तरह हमारा सेम होता है एस एडिनोसाइल मिथेनिन। ये क्या करता है, मिथाइल ग्रुप CH3 जो ग्रुप होता है, CH3 जो ग्रुप होता है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, और हमारा जो TPP है, थायमिन पायरोफॉस्फेट, ये विटामिन B1 से डिराइव किया गया है, विटामिन B1 से डिराइव किया गया है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप को ट्रांसफ़र करने का काम करता है या कुछ अदर कार्बन यूनिट को ट्रांसफ़र करने का काम करता है ऐसी रिएक्शन में जहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो। ठीक है, इसी तरह हमारा THF है। ठीक है, THF भी क्या है, हमारा एक डोनेटिंग ग्रुप है। दूसरे रोल क्या होते हैं कोएंजाइम के, दूसरे रोल क्या होते हैं, ये लाइपोइक एसिड की तरह एक्ट कर सकता है, ये हमारा बायोटीन B7 की तरह एक्ट कर सकता है, या विटामिन B12 के डेरिवेटिव्स की फॉर्म में इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम कुछ विटामिन्स की बात करें कि कौन से विटामिन से कौन से एंजाइम या कौन सी फॉर्म कोफैक्टर की हमारी बनेंगी, तो B1 से हमारे क्या बनते हैं, TPP। B2 राइबोफ्लेविन से हमारे क्या बनते हैं, FAD और FMN। ठीक है, B3 जिसको हम नाइसिन बोलते हैं उससे हमारा NAD पॉजिटिव बनता है या NADP पॉजिटिव बनता है। ठीक है, इसी तरह B5 से हमारा क्या बनता है, कोएंजाइम A। ठीक है, B6 से क्या बनता है, PLP बनता है। ठीक है, B7 से क्या बनता है, बायोटीन कोफैक्टर बनता है, B9 से हमारा क्या बनता है, THF का डेरिवेटिव बनता है। B12 से क्या बनता है, कोबाल अमाइन। ठीक है, तो अलग अलग विटामिन से हमारे अलग अलग कोफैक्टर बनते हैं। अगर हमारी बॉडी में किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये कोफैक्टर नहीं बन पाएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि कोएंजाइम क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो एंजाइम के साथ लूजली बाइंड होते हैं या इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं या किसी और फंक्शनल ग्रुप को कैरी करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। थर्ड आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं या फिर कोई मेटल आयन हो सकती है जो टाइटली या कोवेलेंटली बाइंड होती है किसके साथ, एंजाइम के साथ। ठीक है, और एंजाइम के फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हीम ग्रुप। ठीक है, हीम ग्रुप हो गया,
हीम ग्रुप सेवरल प्रोटीन्स में और बहुत सारे एंजाइम्स में प्रेजेंट होता है ना। आयरन प्रोटोपोरफायरिन रिंग बनाता है, साइटोक्रोम में पाया जाता है, कैटालेज में, पेरोक्सीडेज में, हीमोग्लोबिन में, ठीक है। और FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये टाइटली बाउंड होता है एंजाइम्स के साथ। कौन से एंजाइम्स के साथ? फॉर एग्जांपल सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज TCA साइकिल यानी कि क्रेब साइकिल में यूज़ होता है। बायोटीन, बायोटीन भी हमारा कोवेलेंटली अटैच्ड होता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम के साथ, जैसे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। लाइपोअमाइड भी हमारा कोवेलेंटली अटैच्ड होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के साथ। पायरिडोक्सिल फॉस्फेट PLP, ये भी टाइटली बाइंड होता है ट्रांस एमिनेज एंजाइम के साथ। कुछ मेटल्स आयन हैं जैसे आयरन सल्फर क्लस्टर, ये हमारे किसके साथ अटैच होते हैं? नाइट्रोजिनेज एंजाइम के साथ। जब हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था उसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम में हमने पढ़ा था आयरन सल्फर क्लस्टर के बारे में, तो वहाँ पे मेटल आयन होते हैं। कोबालामाइन में विटामिन B12 होता है हमारा, है ना। मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम A म्यूटेज में प्रेजेंट होते हैं मेटल आयंस। तो ये कहाँ मेटल आयंस भी क्या करते हैं? एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्ट करते हैं, ठीक है, एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्ट करते हैं। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होंगे, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो टाइटली बाउंड हो सकते हैं, या मेटल आयंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे लूजली भी बाइंड हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप तो वो एंजाइम के साथ टाइटली बाइंड होगा। ये कैटालिटिक रिएक्शंस परफॉर्म करवाएंगे, स्टेबलाइज करेंगे एंजाइम के स्ट्रक्चर को, और एंजाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का काम करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं। कैन इट बी इनऑर्गेनिक? येस, इट कैन बी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बोथ। इनऑर्गेनिक का एग्जांपल है मेटल आयंस जैसे मैग्नीशियम आयन और जिंक आयन। बाइंडिंग इनकी वेरिएबल होती है। कोएंजाइम्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं, ये इनऑर्गेनिक नहीं हो सकते। एग्जाम्पल है NAD पॉजिटिव एंड कोएंजाइम A, ये लूजली बाइंड होते हैं एंजाइम के साथ। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाइंड होते हैं अगर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है बाय कोवलेंट बॉन्ड। यूजुअली ये ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। एग्जाम्पल की बात करें तो हीमोग्लोबिन, और टाइटली बाउंड होता है FAD, ठीक है। तो ये क्या होंगे? टाइटली बाइंड होंगे बाय कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन। जैसे हम बात करते हैं कि एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे ही अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं, उसी से बाइंड कर पाते हैं। तो एंजाइम जो है वो डिफरेंट टाइप की स्पेसिफिसिटी शो करता है, जैसे एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ग्रुप स्पेसिफिसिटी, लिंकेज स्पेसिफिसिटी, या स्टीरियोकेमिकल स्पेसिफिसिटी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी में क्या होता है? एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे लॉक एंड की मैकेनिज्म से बाइंड करता है। जैसे एक पर्टिकुलर लॉक की पर्टिकुलर की होती है, उसी तरह एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास मान लो एक एंजाइम है यूरिएज, तो यूरिएज किस पे एक्ट करेगा? यूरिया पे ही एक्ट करेगा, मतलब यूरिया सबस्ट्रेट ही यूरिएज एंजाइम से बाइंड कर पाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा हमारा? अमोनिया और वाटर बना देगा, ठीक है। ऐसी तरह ग्रुप स्पेसिफिसिटी, किसी स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम होता है वो हेक्सोज के ऊपर ही एक्ट करता है, हेक्सोज के ऊपर ही एक्ट करता है, मतलब कि 6 कार्बन कंटेनिंग हमारी जो शुगर होती हैं जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज, इनके ऊपर ही ये एक्ट करेगा। तो ये स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करता है, हेक्सोज शुगर को आइडेंटिफाई करके बाइंड होता है। लिंकेज स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करके एंजाइम एक्ट कर रहा है। जैसे प्रोटीज एंजाइम जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। इसको चेन से या अमाइनो एसिड से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ बॉन्ड देखना है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, ठीक है, या फिर हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। उसको देख के जब हमारा एंजाइम बाइंड होता है तो वो लिंकेज स्पेसिफिसिटी से बाइंड होता है। स्टीरियोकेमिकल स्पेसिफिसिटी, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं, जैसे डी फॉर्म में कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एल फॉर्म में है, सिस में है, या ट्रांस फॉर्म में है। जैसे अमाइनो एसिड को देखना हो तो डी और एल फॉर्म, जैसे कार्बोहाइड्रेट को देखना हो अल्फा एंड बीटा फॉर्म, ठीक है, सिस एंड ट्रांस फॉर्म। इनको देख के जब कोई एंजाइम बाइंड होता है तो वो स्टीरियोकेमिकल स्पेसिफिसिटी से बाइंड होता है। जैसे डी अमाइनो ऑक्सीडेज होगा तो वो डी अमाइनो एसिड के ऊपर ही बाइंड करेगा। तो ये क्या है? एंजाइम डिफरेंट वे से स्पेसिफिसिटी शो करता है अपने पर्टिकुलर सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए।
अब हम बात करते हैं दो मॉडल्स की जो एंजाइम सबस्ट्रेट के इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। पहला आता है लॉक एंड की मॉडल, दूसरा होता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो जो लॉक एंड की मॉडल है वो एमिल फिशर ने दिया था 1895 में। ये बोलता है कि जो एक्टिव साइट होती है हमारे एंजाइम की, जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है, वो प्री फॉर्म्ड होती है, मतलब वो पहले से फॉर्म्ड होती है क्या, एक्टिव साइट, और वो रिजिड साइट होती है। ठीक है, वो उसकी जो शेप होती है वो रिजिड होती है, मतलब कि वो चेंज नहीं हो सकती। उससे आके हमारा कंप्लीमेंट्री शेप वाला ही सबस्ट्रेट क्या करता है, बाइंड कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है। फिर एंजाइम की कैटालिटिक साइट वहाँ पे कैटालिटिक रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से एंजाइम हमारा अनचेंज्ड फॉर्म में रिएक्शन से निकल जाता है और जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसके की करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो एक्टिव साइट होगी वो रिजिड होगी, एग्जैक्ट मैच वाला ही सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा। यहाँ पे जो एक्टिव साइट है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, वो अपनी कन्फर्मेशन में चेंज नहीं कर सकता। इस वजह से यहाँ पे स्पेसिफिसिटी क्या होती है, हाई होती है। और ये लॉक एंड की मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। जैसे एक पर्टिकुलर लॉक के ऊपर एक पर्टिकुलर की लगती है, उसी तरह एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही एक पर्टिकुलर एक्टिव साइट पे आके बाइंड होगा। एक्टिव साइट क्या होगी, रिजिड होगी, प्री फॉर्म्ड शेप होगी, सबस्ट्रेट एग्जैक्टली फिट करेगा एक की तरह एक लॉक में। ये हाई स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है और यहाँ पे कोई भी कन्फर्मेशनल चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट है इंड्यूस फिट मॉडल। ये किसने दिया, डैनियल कोशलैंड ने दिया। कब दिया, 1958 में दिया। ये बोलता है कि जो एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो कम्प्लीटली रिजिड नहीं होती। तो क्या करता है, जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइट को अप्रोच करता है और एक्टिव साइट पे नॉन कॉम्प्लीमेंटरी मैकेनिज्म के थ्रू बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट के बाइंड होने की वजह से कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आता है एंजाइम के अंदर, जिसकी वजह से जो एक्टिव साइट होती है वो एडजस्ट कर लेती है टू अपने आप को टू फिट द सबस्ट्रेट इनटू इट, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबस्ट्रेट ने इंड्यूस कर दिया कन्फर्मेशनल चेंज एंजाइम की एक्टिव साइट में अपने आप को फिट करने के लिए, टाइट बाइंडिंग के लिए, प्रिसाइज बाइंडिंग के लिए। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाइंड होने के बाद कैटालिटिक रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बन जाता है सबस्ट्रेट से और एंजाइम अनचेंज्ड फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो हमारी एक्टिव साइट होगी वो फ्लेक्सिबल होगी, वो सबस्ट्रेट के बाइंड होने से कन्फर्मेशनल चेंज करेगी, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट को फिट करेगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी इसकी हाई होती है बट स्पेसिफिसिटी एडेप्टेबल होती है। एक्टिव साइट इज़ फ्लेक्सिबल, मोल्ड कर देती है सबस्ट्रेट के अराउंड और कन्फर्मेशनल चेंज लेके आती है एंजाइम में अपने आप को अलाइन करने के लिए एक्टिव साइट में। तो ये किसको एक्सप्लेन करती है, ब्रॉडर स्पेसिफिसिटी को, मतलब कि एंजाइम्स डिफरेंट सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता है, जिसकी वजह से जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है वो एंजाइम की बढ़ जाती है। ये दो मॉडल हैं हमारे जो एंजाइम के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम माइकल्स मेंटन इक्वेशन को समझेंगे। और जो हमारा सिलेबस है HPSC PGT बायोलॉजी का, उसी को फॉलो करके हम वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं। तो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।